नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में स्थित के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अस्पताल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में लगातार अनेकों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि आने वाले 10 वर्षों में देश को रिकॉर्ड डॉक्टर मिलने वाले हैं। आरोग्य से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कच्छ वासियों को बहुत बहुत बधाई। गुजरात को भी बधाई। भूकंप से मची तबाही के पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। यह कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। देश में आज दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में
देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं અને આનો લાભ આપણા કચ્છને તો મળવાનો જ છે। ग्वालियर के रहने वाले अंकेश कोष्टी को MBA पास अकाउंट होने के बावजूद उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। हालांकि अब उनकी मुश्किल कम होती दिख रही है। आपको बता दें कि अंकेश का वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक द्वारा डाला गया और ये वीडियो वायरल हो गया। मात्र 2 घंटे में ही 35 से 40 कंपनियों से फोन आए और उनमें से एक नौकरी मिल गई। बता दें कि अंकेश कोष्टी HR फाइनेंस से MBA है। ग्वालियर लाल बाजार में रहते हैं। अभी उनकी उम्र 28 साल है, लेकिन कम हाइट होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। इस बात की जानकारी अब कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक तक पहुंची तो उन्होंने अंकेश का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मैं सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो चुका हूँ, वो भी प्रवीण भैया की वजह से। और मैं जगह भैया के घर किसी काम से गया था, तो जगह भैया ने मुझसे बातचीत की, मेरे बारे में जाना। मैंने अपने बारे में बताया भैया को कि मैं MBA पास आउट हूँ और HR प्लस फाइनेंस में मैंने MBA किया 2019 से। और मेरी हाइट को लेकर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, और इसी कारण के भैया ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था और जिसका मुझे बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला। और 2 घंटे के अंदर मुझे 35 से 40 कंपनी के फोन आए, जिसमें से मैंने एक कंपनी का सिलेक्शन किया, उसमें इंटरव्यू देने गया और उसमें मैं एज ए HR की पोस्ट पे पोस्टिंग हुई है मेरी। मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है उसमें। जब से आपने MBA किया उसके बाद लगातार आप कंपनियों में जाते रहे, क्या तो दिक्कत आती थी बार बार? दिक्कत तो बहुत आती थी। सबसे मेन दिक्कत थी हाइट, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो सबसे मायने आपकी हाइट रखती है। इसी का एक कारण था कि हाइट को लेकर मेरी कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी मुझे। जो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं प्रवीण भैया का धन्यवाद देता हूँ दिल से। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी जॉब दिलवाई, मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा व आप आदमी एक दूसरे पर हमलावर है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर भाजपा ने बिजली, पानी व महिलाओं के बस में सफर करने को लेकर कई घोषणाएं की है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा की इन सभी योजनाओं पर चुटकी ली। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला किया। सिसोदिया ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपकी तर्ज पर बिजली, पानी माफ करने और बसों में महिलाओं का किराया अदा करने की जो घोषणा की है, वो भाजपा की बौखलाहट तथा डर है। तो आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो हिमाचल प्रदेश में 150 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गांव के अंदर पानी फ्री करेंगे, महिलाओं का बस का किराया आधा करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। हमने तो सुना था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, लेकिन आज उनकी अनाउंसमेंट से समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का बहुत ज़बरदस्त खौफ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, उनके दोस्तों की 18 सरकारें हैं। कहीं उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली सस्ती कर दो। हर जगह कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री का मजाक उड़ाते हैं। हर जगह कहते हैं ये फ्री तो देशद्रोही है। केंद्र की सरकार में भी रिव्यू करके मीडिया को बताते हैं कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार कह रही है फ्री तो बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की कॉपी करने की नाटक करने लगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नकल करने की कोशिश है। केजरीवाल जी का इतना खौफ, अभी तो केजरीवाल जी ने मंडी में एक रोड शो किया था, इतनी जल्दी इतने खौफ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल जी की योजनाओं को आधे अधूरे बेमन से लेकिन कॉपी करने की कोशिश करने लगी। 18 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अनाउंस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप तो हारने वाले हो वहाँ पे।
आपको पता है और जनता भी ये बात जानती है। जनता भी ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की अनाउंसमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बिल्कुल सस्ती बिजली देने के खिलाफ पार्टी है। तो ये तो अगर चुनाव जीत गए दोबारा तो तुरंत वापस ले लेंगे इन सबको। इनकी कोई मंशा नहीं होती ये सब करने की, ये केवल चुनाव की घोषणाओं के तहत इन्होंने किया है। अब आप सोच के देखिए कि अगर केजरीवाल जी के एक रोड शो से हिमाचल की जनता को इतना फ़ायदा हो सकता है, तो कल केजरीवाल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई, उनके मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बन गई जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर काम करेगी, तो हिमाचल के लोगों को कितना फ़ायदा होगा। जब एक बार रोड शो करने से जनता को इतना फ़ायदा है, तो कल को केजरीवाल जी के मॉडल पे काम करने वाली सरकार बनाने से कितना फ़ायदा होगा। ये बात हिमाचल के लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार समझें, और साथ साथ ये भी समझें कि बीजेपी की ये घोषणाएं दिखावा है, धोखा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी है। इसका कोई मतलब नहीं है जनता को कोई चीज़ सस्ते में देने का या जनता को महंगाई से बचाने का। वो जनता को किसी भी तरह की कोई सुविधा देने में भारतीय जनता पार्टी कभी यकीन नहीं रखती। ये तो केवल आम आदमी पार्टी का खौफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आज मजबूर होना पड़ा है दिल्ली की तरह से कुछ योजनाएं कॉपी करके आधी अधूरी रूप में घोषित करने के लिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से सरकार और स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। स्कूलों में आने वाले मामलों ने ये चिंता और बढ़ा दी है। देश के कुल 734 जिलों में से 29 जिले ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है। यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। इनमें से 23 में हाल और ख़राब है। इन 23 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज़्यादा है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि हर 100 टेस्ट होने पर कितने कोरोना मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उदयपुर में बीजेपी और RSS पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि RSS के लोग पीछे रहकर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। यह सबको पता है। इसकी बजाय RSS को चाहिए कि वह बीजेपी को अपने में मर्ज कर खुद राजनीतिक पार्टी बन जाए। अशोक गहलोत ने कहा कि RSS कभी सद्भावना की बात नहीं करता, हमेशा पीछे रहकर केवल बीजेपी को जिताने के लिए काम करता है। ऐसा है तो वह सीधे राजनीतिक पार्टी बन जाए और बीजेपी को अपने में मर्ज कर ले। मेरे हिसाब से RSS का काम मुख्य रूप से होना चाहिए। सरदार पटेल जी आज ये बात करते हैं कि गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल को चुरा रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को चुरा रहे हैं। तीनों पे इनका कभी यकीन नहीं रहा, ना जनसंघ का, ना RSS का, ना भारतीय जनता पार्टी बन गई जनसंघ के बाद। ये खाली चुनाव जीतने के लिए इनका नाम ले रहे तीनों का, कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, कोई ताल्लुक नहीं है। अखंड भारत की बात करते हैं, सरदार पटेल ने तो इनको प्रतिबंध लगाया था RSS पर। इन्होंने लिखित में दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति भाग नहीं लेंगे, हम खाली सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, समाज के काम करेंगे। इनको चाहिए कि अगर वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, आज हिंदू भी संकट के अंदर है। आज दलित की छुआछूत हो रहा है, गोली से उतार देते हैं लोगों को। वो भी हिंदू है, उतारने वाले भी, और जो उतारे जा रहे हैं वो भी हिंदू है। तो क्यों नहीं ये अपना जो मुख्य भूमिका लिख के दी थी उस पर क्यों नहीं आ जाते हैं कि RSS के कार्यकर्ताओं चाहिए घर घर जाके प्रेम का, सद्भावना का, अहिंसा का मैसेज देवे सभी धर्मों में, सभी जातियों के अंदर। अखंड भारत तब बनेगा तब इस देश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हैं, यहूदी, वो सब इस देश के नागरिक हैं और हमें उन सबको मजबूती देनी है, प्रेम और भाईचारा सिखाना है। ये होना चाहिए काम। इनको छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए, इनको ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए बागवत जी को। और इनको, जैसे मैंने कहा आपको, जो घटनाएं होती है भेदभाव की, गोली से उतारने की या अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न करने की, महिलाओं पे रेप हो रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं पे, करने वाले कौन है? सब तरह के लोग हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे वक्त में दलित वर्ग,
ट्राइबल के लोग, ओबीसी के लोग और गरीब कोई कौम का होगा नहीं, किसी जाति धर्म का हो, ईडब्ल्यूएस के कम कहते हैं, तमाम लोगों के बीच में सद्भावना का काम क्यों नहीं करवा रहे थे? पीछे रह करके ये बीजेपी जितने काम करते पीछे रह करके, या तो फिर इनको चाहिए कि बीजेपी को मर्ज कर ले अपने अंदर और दबंग होके आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने आरएसएस। कांग्रेस में दम कम है विचारधारा के आधार पर, आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं।